लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है अभी तक? हम डिस्कस कर चुके हैं किडनी का स्ट्रक्चर, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं, है ना। यूरिन का जो पैसेज होता है वो कैसे होता है ना। यूरिन का जो पैसेज होता है वो कैसे होता है, और फिर जो ब्लड का जो पैसेज होता है वो कैसे होता है वो भी देखा था हमने, है ना। दो चीजों का पैसेज है जो जा रहा है आपको बताए। यूरिन का जो पैसेज है वो जा रहा है जैसे ऐसे, नेफ्रॉन कलेक्टिंग डक्ट ऑफ बेलेनी रीनल पैपिला, है ना। और माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रीनल पेल्विस, यूरेटर्स, urinary bladder, urethra. This is the passage of this is the passage of यूरिन। ब्लड का भी अपना एक पैसेज चल रहा है। कैसे? ब्लड का पैसेज ऐसे चल रहा है कि फ्रॉम, सबसे पहले क्या आ रही है, रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी आगे डिवाइड हो जा रही है किसमें, आर्टरियोल में, है ना। रीनल आर्टरी आगे डिवाइड हो जा रही है आर्टरियोल में। आर्टरियोल्स आगे डिवाइड हो रही है ये अफरेंट आर्टरियोल। अफरेंट आर्टरियोल के बाद एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बन रही है, ठीक है। टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बन रही है, ग्लोमेरुलस। फिर वहां से निकल रहा है इफरेंट आर्टरियोल। इफरेंट आर्टरियोल से फर्दर जो डिवीजन हो रहा है ग्लोमेरुलस से, विच इज पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज। पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज। तो और कहीं आपको ऐसा देखने को शायद ना मिले, ऐसा अनुभव कि और कहीं शायद आपको ऐसा देखने को ना मिले कि कैपिलरीज टूट रही हैं और कैपिलरीज बना रही हैं। समझ रहे हो? देखो, आर्ट्रियोल था, समझ आता है। आर्ट्रियोल जब ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, आर्ट्रियोल का ब्रेक डाउन हुआ तो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बनी जिनको हमने ग्लोमेरुलस बोला। ठीक है, समझ में आता है। लेकिन वो फर्दर सेपरेट होती है, वो फर्दर टूटती है और फिर से वो क्या बना रही, क्या, पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज। अब ये पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज फिर वाजा रेक्टा बनाती है अराउंड द अराउंड द यू शेप स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड हैनलीज लूप, है कि नहीं? समझ आ रहा है? हेलो। भैया, हाँ हाँ, बोलो बोलो। आपने कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में जो है पैराट्यूबुलर कैपिलरी प्रेजेंट करवाया है और उसमें हम्म। वाजर एक्टा एब्सेंट है और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन में पैराट्यूबुलर कैपिलरीज नहीं है और वाजर एक्टा प्रेजेंट है। ऐसे कैसे? बस ऐसा ही है। देखो, पहले तो ये देखो, इधर पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज, है ना। पहले तो ये देखो, पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज, वाजा रेक्टा देखो, वाजा रेक्टा तो तब प्रेजेंट होगी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में। वाजा रेक्टा तो प्रेजेंट होगी, डायग्राम देख के तुमको पता चलना चाहिए। चल रहा है क्या? एक डायग्राम में ढूंढ रहा हूँ, मिल जाए तो एक सेकंड रुकना। तो ये उसका जक्स्टा नेफ्रॉन का थोड़ी है, ये तो फिर कॉर्टिकल का हुआ, उसमें जक्स्टा में तो पैराट्यूबुलर कैपिलरीज नहीं होती। बात बता, ये वाला कौन सा नेफ्रॉन है? कॉर्टिकल होगा ना, इसमें पैराट्यूबुलर कैपिलरीज है। वो न, अरे 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 अरे, उससे नहीं जाना। वो गलत ही डायरेक्शन में जा रहे हो तुम। उससे थोड़ी हम डिसाइड करेंगे कि जक्स्टा जक्स्टा मेडुलरी वो है कि नहीं है। जक्स्टा मेडुलरी है कि नहीं है वो इस बात से डिसाइड होता है कि उसका लूप ऑफ हेनले लॉन्ग है या शॉर्ट है। लॉन्ग अगर लूप ऑफ हेनले होगा, अगर लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होगा तो वो ज्यादा मेड्यूला में जाएगा ना। और ज्यादा मेड्यूला में जाएगा, अगर ज्यादा वो डीप डाउन मेड्यूला में जाएगा, दैट मींस
मेड्यूला में जा रहा है तो क्या नाम देंगे उसे? बोलो। जक्स्टा मेडुलरी। जक्स्ट्रा मेड्यूलरी। अच्छा, ज्यादा मेड्यूला में जा ही नहीं रहा है, यही कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स पे खत्म हो जा रहा है ये देखो, तो क्या नाम दोगे? कॉर्टिकल। कॉर्टिकल। इतना समझ आया अभी तक कि कॉर्टिकल क्या है और हाँ। जक्स्ट्रा मेड्यूलरी क्या है? ठीक है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, इतना क्लियर है। आगे, अब एक बात और है यहाँ पर कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, उसके लिए एक डायग्राम अभी दिखाता हूं मैं। अच्छा, एक और बात कि अगर ये बात तो आपको पता होनी चाहिए, वाजर एक्टा भी देख लेते हैं। जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, जो जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन है उसमें मैंने बोला है वाजर एक्टा प्रेजेंट होगी। ठीक है। ऑब्वियस सी बात है भाई, जब लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होगी, जब लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होगी जिसके पास भी, किसके पास लॉन्ग लूप ऑफ हेनले है? बताओ जरा। जक्स्टा। जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन के पास लॉन्ग लूप ऑफ हेनले है, राइट। अब क्योंकि जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन के पास लॉन्ग लूप ऑफ हेनले है, तो जो वाजा रेक्टा है वो किसके पास होनी चाहिए? वही लिखा है हमने, है ना? वही तो लिखा है। अच्छा, ओके। तो एब्सेंट होगी किधर? डायग्राम मैंने दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको आप, थोड़ा और क्लियर होगा। इसी डायग्राम को ध्यान रखना, एनसीईआरटी को दिखाना चाहिए था ये डायग्राम, लेकिन उसने दिया नहीं। हम्म, 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 हम्म। वाजा रेक्टा दिख रही है आपको? कैसे दिख रही है? हाँ, दिख रहा है क्या वाजा रेक्टा? अभी मैंने बताया, इसको थोड़ा सा समझते हैं। वाजा रेक्टा किस में प्रेजेंट होगा, जल्दी बताओ। जक्स्टा। जक्स्टा मेड्यूलरी में। और जहां पर मैंने, आपने ये देखा, वाजा रेक्टा, देखो, ये बात है कि या तो वाजा रेक्टा प्रेजेंट होगा, ठीक है, या तो वाजा रेक्टा प्रेजेंट होगा, या फिर, या फिर प्रेजेंट होगा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है, दोनों में से एक ही चीज प्रेजेंट होगा। यहाँ पर दिख रहा है हमको वाजा रेक्टा। एक बार ठीक मेरा है, कंसेप्ट सुन लो सर। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, कंसेप्ट रुक जाओ। ठीक है, या तो वाजा रेक्टा प्रेजेंट होगा या फिर ये प्रेजेंट होगा, क्योंकि इफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो डिवाइड हो रही है, और इफरेंट आर्ट्रियोल डिवाइड होती है जब, तो वो बनाती है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक, इफरेंट आर्ट्रियोल डिवाइड होकर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनाती है। ये डायग्राम पर ध्यान दो आप, दिख रहा है क्या सभी को ये डायग्राम?
हाँ भैया। ये डायग्राम आपको सब क्लियर करेगा। देखो जरा क्या कह रहा है। एक सेकंड, इसको मैं ये डायग्राम ढूंढ रहा था मैं। देखो क्या है कि यहाँ पर अब मुझे थोड़ा सा ध्यान से देखो। आपको इस लाइन पर ध्यान देना है ना? ये वाली लाइन, इस लाइन के नीचे जो है वो क्या बता रहा है? इस लाइन के नीचे है मेड्यूला और इस लाइन के ऊपर है कॉर्टेक्स। क्या इतना क्लियर है? हाँ भैया। सर। ठीक है। अब दूसरी बात कह रहा है कि अगर ये ऊपर वाला ये वाला जो पार्ट है ये कॉर्टेक्स है और ये मेड्यूला है, तो मुझे ये बताओ कि जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन और कॉर्टिकल नेफ्रॉन कौन सी लग रही है आपको? पता चल रहा है इजीली कौन सा जक्स्टा मेड्यूलरी है हाँ और हाँ। कौन सा कॉर्टिकल है? ये वाली जक्स्टा मेड्यूलरी लग रही है ना, और ये कॉर्टिकल लग रही है, हाँ या ना? हाँ भैया। अब एक बात सुनो, मैंने बोला जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन में, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन में क्या प्रेजेंट होगी? वाजा रेक्टा। अब तुमको क्लियरली दिखना चाहिए कि वाजा रेक्टा कैसे दिखती है। देखो यहाँ पर, यहां से जाएगी इधर आर्टरी। ये कौन सी आर्टरी है? रीनल आर्टरी, आया ना? यस कौन सर। सी हाँ आर्टरी? भैया। रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी की एक सेपरेशन बनी, रीनल आर्टरी की एक सेपरेशन बनी, और रीनल आर्टरी की जो सेपरेशन बनी उसने बनाया अफरेंट आर्टरियोल। उसने अफरेंट आर्टरियोल बनाया। अफरेंट आर्टरियोल फर्दर, अफरेंट आर्टरियोल फर्दर डिवाइड हुआ और उसने टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बनाया। और उस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को हमने क्या नाम दिया? जल्दी बताओ। ग्लोमेरुलस। ग्लोमेर्यू। ग्लोमेरुलस, which is the tuft of capillaries. This is the tuft of capillaries. अब वो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फर्दर क्या बना रहा है? डीप डाउन जा रहा है वो। डिवाइड ही हो रहा है एक तरह से समझ लो, लेकिन डीप डाउन जा रहा है किधर? मेड्यूला में, अलोंग विद द, दिख रहा है, अलोंग विद द हैनलीज लूप, है या ना? अलोंग विद द हैनलीज लूप। और उस स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं वाजा रेक्टा। उस स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं वाजा रेक्टा। क्या हमें वाजा रेक्टा दिख रही है क्लियरली? हाँ भैया। सर। अब ये वाजा रेक्टा कलेक्ट होगी और ये बनाएगी इधर से वीन, वीन बनाना शुरू करेगी ये। अब ये वीन बनाना शुरू करेगी और ये देखो इधर विनियोल बनाना शुरू करेगी, और विनियोल से ये बनेगी वीन। और कौन सी वीन बनाएगी? ये बनाएगी इधर जाके रीनल वीन बनाएगी, और ये रीनल वीन आगे जाके हार्ट में ओपन अप होगी। वो अलग अलग कहानी है। अच्छा, अब हम देख रहे हैं ये वाली जो कहानी थी, ये कहानी थी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की, है ना? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की कहानी थी ये। दूसरी बात करते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन हमें दिख रहा है कि ये यही खत्म हो जा रहा है। कॉर्टेक्स में इसका ज्यादा हिस्सा है, मेड्यूला में इसका जो पोर्शन है वो कम है। क्योंकि इसका मेड्यूला में पोर्शन कम है, कॉर्टेक्स में ज्यादा है, इसलिए इसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं, सिंपल। एक और मजेदार चीज यहाँ पर देखने को मिली कि यहाँ पर भी रीनल आर्टरी है। यही रीनल आर्टरी ही है, ये दिख रहा है आपको, ये रीनल आर्टरी है। ये रीनल आर्टरी डिवाइड हुई, इसने बनाया अफरेंट आर्टरियोल, इसने बनाया अफरेंट आर्टरियोल। अफरेंट आर्टरियोल फिर डिवाइड हुआ, और कैप आर्टरियोल जब डिवाइड होती है तो कैपिलरीज बनाती है। याद आ रहा है? बताया मैंने ये उस चैप्टर में डिस्कस किया है हम लोगों ने कि आर्टरियोल डिवाइड होकर कैपिलरीज बनाती है। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन याद आ रहा है क्या? यस सर। और कैपिलरीज जुड़ती हैं, तो फिर मैंने बोला था कैपिलरीज जुड़ती हैं और विनियोल्स बनाती हैं। याद आ रहा है? यस सर। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे कैपिलरीज आर फर्दर सेपरेटिंग, कैपिलरीज फर्दर सेपरेट हो रही है,
और ज्यादा ब्रांचेस बना रही है कैपिलरीज। और इन कैपिलरीज की जिन जो फर्दर ये कैपिलरीज जो है ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, इनको तो हमने बोल दिया क्या, इसको तो हमने बोल देंगे क्या, जल्दी बताओ। ये जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है इसको तो हम बोल देंगे क्या, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस बोल देंगे। लेकिन ये कैपिलरीज फर्दर डिवाइड हो रही हैं, और ये फर्दर डिवाइड होकर क्या बना रही हैं, पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज। अब आपको दिख रहा है कि ये जो इफरेंट आर्टरियो सॉरी ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस से ये ग्लोमेरुलस से जो निकल रही है वो इफरेंट आर्टरियोल निकल रही है ना। ग्लोमेरुलस से जो निकल रही है वो इफरेंट आर्टरियोल निकल रही है, और इफरेंट आर्टरियोल फर्दर डिवाइड हो रही है इसमें पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज में, पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज में। अगर पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज बन गई है, पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज बन गई है, तो वाजा रेक्टा कैसे बन सकती है, डायग्राम देखो ना तुम पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज का, और तुम हाँ भैया। और इसको देखो, पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज, ये पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज है, ये वाजा रेक्टा है। तो देखो जहां पर पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज है क्या वहां वाजा रेक्टा होगी, दिख रहा है तुमको। नहीं। और वाजा रेक्टा तो अलग ही स्ट्रक्चर है यार, जहां वाजा रेक्टा है वहां पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज कैसे होगी। समझ आया कि नहीं। तो आपको दिखा कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में हमें मिलेंगी पेरिटिबुलर कैपिलरीज प्रेजेंट। तो अगर पेरिटिबुलर कैपिलरीज मिलेंगी तो क्या कॉर्टिकल नेफ्रॉन में वाजा रेक्टा होगी, नहीं। वाजा रेक्टा एब्सेंट। और इधर जक्स्टा मेडुलरी में, जक्स्टा मेडुलरी में वाजा रेक्टा दिख रहा है प्रेजेंट। तो यहाँ पे क्या नहीं है, पेरिटिबुलरी का, पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज एब्सेंट, है ना। समझ आया कि नहीं आया बताओ। हाँ भैया। यस आया, सर। आया। स्वेच्छा बताओ अब तुम क्या बोल रहे थे। सर मैं ये बोल रही थी कि जैसे जो कॉर्टिकल है उसमें पेरिटिब्यूलर कैपिलरी है तो उसमें वासा रेक्टा नहीं बन रही। और हम्म जो वासा रेक्टा है वो बस पेरिटिब्यूलर जब ज्यादा कॉइल्ड हो जाए तब वासा रेक्टा बनता है। हम्म तो वो जक्स्टामेड्यूलरी में है क्योंकि वो मतलब वासा रेक्टा जो है वो लूप ऑफ हेनले के अराउंड ही प्रेजेंट है। ये बोल बिल्कुल। रही थी। हाँ वही तो बताया, वाजा रेक्टा जो है वो लूप ऑफ हेनले के अराउंड प्रेजेंट है, ठीक है। और पेरिटिबुलर कैपिलरीज तो सब जगह से जा रही हैं, है ना। यस सर। ठीक है, समझ आया ये कॉन्सेप्ट की नहीं। यस सर आ गया। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। और अब अब हम आगे बात करेंगे, ठीक। इतना सब पढ़ लिया है ना। हम्म यस सर। ठीक है। एक मिनट रुकना, डायग्राम नहीं है वो वाला। हम्म,
कोई बात नहीं, बनाते हैं एक डायग्राम। ठीक है, होना चाहिए था। देखो, ठीक है, कोई बात नहीं। कहाँ है? हम्म, एक डायग्राम बनाते हैं। देखो क्या हुआ कि बनाओ तुम लोग भी। ये क्या हो गया? बोमेंस कैप्सूल है ना, इसके बीच में tuft of capillaries, afferent arteriole, efferent arteriole। यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एक ग्लोमेरुलस हो गया। ठीक है, यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगी। लिख लो, द सेल्स of DCT epithelium, the cells of DCT epithelium in contact with in contact with the arteriolar wall, arteriolar wall are denser, are denser। जो सेल्स होती है ना, आगे ये पीसीटी बनाएगा फिर डीसीटी बनाएगा। तो जो सेल्स होती है डीसीटी के एपिथेलियम की, ठीक है, डीसीटी आगे बनेगी, डीसीटी का एपिथेलियम जो आर्टेरियल वॉल के कांटेक्ट में है वो थोड़ी सी डेंस होती है देन बाकी एपिथेलियल के मुकाबले, देन अदर एपिथेलियम। ठीक है, और उनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम क्या बोलते हैं? को हम बोलते हैं, ये जो सेल्स हैं डीसीटी के एपिथेलियम, ये सारे सेल्स को हम क्या बोलते हैं?
मैक्यूला, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, मैक्यूला, डेंसा। ठीक है, क्या बोल देते हैं इसे हम, एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं उनको बेसिकली ऐसे याद रखो, जरूरी नहीं है कि डीसीटी एपिथेलियम में हो, यहाँ पर भी है तो बोमेन्स कैप्सूल में भी है एपिथेलियम सेल्स। के बोमेन्स कैप्सूल में कौन सी एपिथेलियम थी, हमने पढ़ा था, बताओ। बोमेन कैप्सूल में फ्लैट एपिथेलियम फ्लैटेंड फ्लैटेंड स्क्वैमस सेल्स थी, इनर वॉल जो थी वो सिंपल स्क्वैमस थी। सिंपल स्क्वामस। प्रॉक्सिमल, ये याद रखना है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में क्या था, इट वाज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। हेनलीज लूप में सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, डिस्टल में क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो ये जो एपिथेलियल है ये थोड़ा सा डेंस हो जाती है, बोलता है किधर डेंस हो जाती है, कहाँ डेंस हो जाती है, थोड़ा कहाँ डेंस हो जाती है, डीसीटी में जाके डेंस हो जाती है। जब ये कलेक्ट हो जाती हैं डीसीटी में और डीसीटी में डेंस हो जाती हैं, इसलिए उनको बोलते हैं मैक्यूला डेंसा। ठीक है, ठीक। अब क्या होगा कि जो कहता है दूसरी बात, दूसरे सेल्स, जो स्मूथ मसल सेल वॉल है अफरेंट आर्ट्रियोल की, अफरेंट आर्ट्रियोल डीसीटी की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। अफरेंट आर्ट्रियोल के पास क्या है, स्मूथ मसल, स्मूथ मसल्स की सेल्स हैं। स्मूथ मसल्स की सेल्स हैं कहां पर, ऑफ द वॉल्स ऑफ, दोनों आर्ट्रियोल, अफरेंट भी और इफरेंट भी, दोनों आर्ट्रियोल, ठीक है। अफरेंट आर्ट्रियोल एंड इफरेंट आर्ट्रियोल दोनों में, अफरेंट आर्ट्रियोल एंड इफरेंट आर्ट्रियोल दोनों में, ठीक है। अफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट लेकिन मेन हम बात करेंगे अफरेंट आर्ट्रियोल की, ध्यान रखना, ठीक है। जहां पर ये आर्ट्रियोल, अफरेंट आर्ट्रियोल comes in contact with, where, ध्यान रखना, जहां पर भी, where it comes, afferent arteriole की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, where it comes in contact with, in contact with the arteriolar wall, comes in contact with the DCT, comes in contact with the DCT, ठीक। उस रीजन में ये थोड़ा सा स्वॉलन होता है, और क्या कंटेन करता है, एंड कंटेन्स डार्क ग्रेन्यूल्स, एंड कंटेन्स डार्क ग्रेन्यूल्स ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इनएक्टिव, इनएक्टिव रेनिन, रेनिन आगे रेगुलेशन में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इनएक्टिव रेनिन, हुआ क्या, देखो, डीसीटी, डीसीटी में ही ये बोलना चाह रहा है इनएक्टिव रेनिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वो सेल्स
बस इतना सा ध्यान रखना कि डीसीटी में जहां पर अफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो किसके कांटेक्ट में आती है, तीन बातें हैं समझने वाली, बाकी सब कहानी है। अफरेंट आर्ट्रियोल कम्स इन कांटेक्ट विद डीसीटी। क्या बोला, जल्दी से बोलो। अफरेंट आर्ट्रियोल किसके कांटेक्ट में है, बोलो, कहाँ गए? अफरेंट आर्ट्रियोल कहाँ गए भाई, हेलो? DCT। हाँ, afferent arteriole comes in contact with DCT, ठीक है। afferent arteriole comes in contact with DCT, और वहां पर कौन सा रेनिन प्रेजेंट है, इनएक्टिव रेनिन प्रेजेंट है। जो सेल्स इनएक्टिव रेनिन कंसिस्ट करते हैं afferent arteriole या जो कि कांटेक्ट में है डीसीटी के, ठीक है, वहां पर एक स्वॉलन पार्ट है जो डार्क ग्रेन्यूल ऑफ इनएक्टिव रेनिन कंटेन करता है। तो जो डार्क ग्रेन्यूल कंटेन डार्क ग्रेन्यूल ऑफ, जो वो सेल्स जो इनएक्टिव रेनिन कंटेन करता है, उन सेल्स को क्या बोलते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। यही बताना चाह रहा था बस, ठीक है। क्या है, उनको बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है। जक्स्टा, दोबारा बताना। मैंने बोला, देखो, मैंने बोला कि अफरेंट आर्ट्रियोल जो कि किसके कांटेक्ट में है, तीन बातें, अफरेंट आर्ट्रियोल डीसीटी के कांटेक्ट में है, और डीसीटी में कुछ कुछ सेल्स ऐसे हैं जो इनएक्टिव रेनिन कंटेन करते हैं। कौन से सेल्स हैं डीसीटी में जो इनएक्टिव रेनिन कंटेन करते हैं, बताओ। डीसीटी में कौन से सेल्स हैं जो इनएक्टिव रेनिन, Juxtaglomerular cells. जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। अब ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। इसको अभी थोड़ा हटाओ, वेट। अब ये दोनों मिलकर, कौन दोनों मिलकर, मैक्यूला डेंसा। देखो मैंने बोला था कि मैक्यूला डेंसा क्या है, मैक्यूला डेंसा, ये मैक्यूला डेंसा वो सेल्स हैं डीसीटी के एपिथेलियम की, जो कि किसके कांटेक्ट में है, आर्ट्रियोलर वॉल के कांटेक्ट में है। डीसीटी की एपिथेलियम आर्ट्रियोलर वॉल के कांटेक्ट में है। कौन से आर्ट्रियोल के कांटेक्ट में है भाई, अफरेंट या इफरेंट? एफरेंट। अफरेंट, ये नीचे पढ़ के पता चल रहा है ना, ठीक है। हाँ। मसल सेल ऑफ द वॉल ऑफ afferent arteriole, ठीक, where it comes in contact with the DCT, ठीक है, where it comes in the contact of DCT are swollen and contain juxtaglomerular cells, और वो juxtaglomerular cell क्या कंटेन करता है, इनएक्टिव रेनिन। अब रेनिन क्या करेगा पता है आगे, पहले तो ये समझो, पहले तो ये समझो कि भाई ये जो रेनिन है, ये जो रेनिन है उसका काम क्या है। रेनिन आगे आप देखोगे जो कार्डियक, सॉरी, किडनी का जो रेगुलेशन है, जीएफआर, इसको, ये जब रेनिन, यही रेनिन जब एक्टिव होगा ना, ये ध्यान से सुनो, यही रेनिन, अभी बताते हैं, बाद में इसको दोबारा पढ़ेंगे। यही रेनिन जब एक्टिव होगा तो ये रेनिन क्या करेगा, रेगुलेट करता है ये किसको, इट रेगुलेट्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, एंड इट आल्सो रेगुलेट्स द ब्लड प्रेशर, ठीक है। क्या रेगुलेट करता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, और क्या रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर, ठीक। यही जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स एक और हार्मोन सिक्रीट करेंगे, यही जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल एक और हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है इराइथ्रोपोइटीन। अब अगर जिस हार्मोन का नाम इराइथ्रोपोइटीन है तो उसका फंक्शन क्या होना चाहिए, बताओ। आरबीसी फॉर्मेशन। एराइथ्रोपोइसिस, राइट, गुड, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर, यानी कि किडनी में फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी भी हो रहा है, ठीक, किसकी मदद से,
इराइथ्रोपोइटिन, जुक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। एक और हार्मोन सिक्रीट करता है ये, ठीक है, जिसका नाम है कैल्सीट्रियोल। कैल्सीट्रियोल। कैल्सीट्रियोल क्या करता है? इट इंक्रीजेस द absorption, it increases the absorption, it increases the absorption of what? नाम से ही समझ आ रहा है, कैल्शियम का ही तो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगा ना, फ्रॉम, ठीक है, गट। बोलता है गट से या जो भी आपकी बॉडी है वहां से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बताना चाहूं कि भाई जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स क्या है, इन शॉर्ट इसको बोलते हैं जेजी सेल्स। क्या है ये जेजी सेल्स? ठीक है, इन शॉर्ट लिखना हो अगर हमें समराइज्ड वे में, जे जी सेल्स क्या है? कुछ नहीं, मॉडिफाइड, दीज आर सम मॉडिफाइड मॉडिफाइड स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स ऑफ afferent आर्ट्रियोल। इतना ध्यान रखना, मेन चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि ये रेनिन सिक्रीट करता है, इराइथ्रोपोइटिन सिक्रीट करता है, कैल्सिटेरॉल सिक्रीट करता है, जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है, ऑफ afferent आर्ट्रियोल, ठीक है। प्लस दूसरी थी कि डीसीटी की एपिथेलियम थी, डीसीटी के भी तो एपिथेलियम है, डीसीटी के पास जो सेल्स है विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द, डीसीटी की जो एपिथेलियम है विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द व्हाट? आर्ट्रियोलर वॉल ना, उसको बोला था हमने क्या? मैक्यूला डेंसा, मैक्यूला डेंसा। ये दो सेल्स पढ़ी हमने क्या कि नहीं? यस सर। अब ये मैक्यूला डेंसा किसकी सेल्स हैं? जल्दी बताओ, दोबारा पूछ रहा हूँ, मैक्यूला डेंसा किसकी सेल्स हैं? डीसीटी की। डीसीटी की, ये सेल्स हो गई डीसीटी की। और जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स किसकी है? अफरेंट आर्ट्रियोल। अफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है, अफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है, अफरेंट आर्ट्रियोल का पार्ट है, दोनों मिलके, ठीक है, थोड़ा सा आराम से जाएंगे इधर, काफी कुछ पढ़ना है। दोनों मिलकर क्या बनाएंगी? दोनों मिलकर आप लोगों का बनाएंगी, आ, क्या बनाएंगे दोनों मिलके? जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, ये ध्यान रखना, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक, एक क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, पीवाई क्यू बताओ, एक क्वेश्चन बताओ कि इनमें से कौन सा, रीनल पिरामिड हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, रीनल पिरामिड हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यस सर। कहाँ पढ़ा था? हम्म, से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये रीनल पिरामिड हमने यहाँ डिस्कस किया था। मेड्यूलरी पिरामिड, मेड्यूलरी पिरामिड या रीनल पिरामिड, है ना,
कॉर्टेक्स, ठीक है, और ये रीनल मेड्यूला, रीनल पिरामिड। यहां पर क्या बोला गया, क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा पार्ट जो है, इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है रीनल पिरामिड का, इनमें से कौन सा पार्ट रीनल पिरामिड का पार्ट नहीं है। अगर हम आपसे पूछें, बताओ जरा, हेनलीज लूप, क्या हेनलीज लूप रीनल पिरामिड का पार्ट है? यस सर। अच्छा, क्या पेरिटिब्युलर कैपिलरीज रीनल पिरामिड का पार्ट है? नो सर। अच्छा, क्या कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, नहीं सर। कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, नहीं। क्यों? दोनों कॉर्टेक्स में आती है, पीसीटी और डीसीटी। वेरी गुड, तो फिर पहले ही तुमने सेकंड ऑप्शन देख के बोल दिया है ना। थोड़ा सा देखो, पीसीटी और डीसीटी दोनों ही कहाँ मिलती हैं आपको? कॉर्टेक्स में मिलती हैं। और ये तो मैंने लाइन लिखवाई थी कि कलेक्टिंग डक्ट लास्ट ऑप्शन है, तो कलेक्टिंग डक्ट, ज्यादातर बच्चे कलेक्टिंग डक्ट आंसर देते हैं भाई। कलेक्टिंग डक्ट तो हमने लिखवाया ही था यहाँ पर, देखो कहाँ लिखा है, कि देखो, कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट इन मेड्यूलरी पिरामिड, लिखा है कि नहीं, है ना? यस सर। कलेक्टिंग डक्ट प्रेजेंट इन मेड्यूलरी पिरामिड। तो वो जो पीसीटी और डीसीटी दोनों है, वो तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पीसीटी और डीसीटी दोनों ही कहाँ, पीसीटी और डीसीटी दोनों ही आपका प्रेजेंट नहीं होती रीनल पिरामिड्स में। आगे देखते हैं, पोडोसाइट सेल्स कहाँ पर होती हैं? पोडोसाइट सेल्स कहाँ पर होती हैं? बोमेन्स कैप्सूल के इनर लेयर। इनर लेयर में, राइट, ये ध्यान रखना, ये सब क्वेश्चन आता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। किसका माइक ऑन है यार? अरे त्रिशा, देखते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, अब हम हमें क्या पढ़ना है? वी आर गोइंग टू डिस्कस यूरिन फॉर्मेशन ना, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, जो मैकेनिज्म है यूरिन फॉर्मेशन का, उसमें 3 स्टेप्स हैं। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, जिसमें 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, बताओ आप लोगों को पता होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने ये, क्या है पहला स्टेप? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सेकंड स्टेप इज reabsorption, reabsorption. सिक्रीशन। Third step is secretion. Good. अब देखो होगा क्या,
इतना यहाँ तक समझ आया? कोई डाउट यहाँ तक? डाउट नहीं रहना चाहिए भाई यहाँ पे। समझ आया कि नहीं आया इतना? यस सर। हाँ जक्स्टा भाई। अपैरेटस बताया है अभी तक, ठीक है। मैक्यूला डेंसा सेल्स क्या होती हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स क्या होती हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस क्या होता है। अब बात कर रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की। ग्लोमेरुलर, नोट करते जा रहे हो कि नहीं? नोट हो रहा है? हाँ सर। कर तो रही है। क्या हो गया? कर रहे हैं। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। देखो 3 लेयर ऑफ फिल्ट्रेशन होता है यहाँ पे, इसलिए इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कौन कौन सी 3 लेयर में फिल्ट्रेशन हो रहा है? देखो कौन कौन सी 3 लेयर में फिल्ट्रेशन हो रहा है, देखते हैं। सबसे पहला, सबसे पहला 3 लेयर ऑफ फिल्ट्रेशन है, इसलिए इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं। 3 लेयर्स ऑफ फिल्ट्रेशन। फर्स्ट लेयर इज द एंडोथीलियम। एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल। जो ग्लोमेरुलर की ब्लड वेसल है वहां से होकर निकलेगा काफी सब, ठीक है। सेकंड लेयर, जब कोई भी चीज, मतलब यहाँ पर हो क्या रहा है, सब्सटेंसेस जो है वो जा रही हैं कहाँ से कहाँ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में कहाँ से कहाँ चीजें जा रही होंगी भाई। ब्लड में जो भी सब्सटेंस है वो किधर मूव कर रहा है, बोमेन्स कैप्सूल में, हाँ या ना? एपिथेलियम। एपिथेलियम, अरे मैं बोल रहा हूँ ये इधर जा रहा होगा ना, ग्लोमेरुलस से चीजें ट्रांसफर हो रही है किधर, बोमेन्स कैप्सूल में। वुमेन्स कैप्सूल। तो एपिथेलियम ऑफ, बीच में आएगी क्या, एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, देन एपिथेलियम ऑफ बोमेन, ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल। और बोलता है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एक क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। इन दोनों के बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन भी है, तो ये भी है। तो ये 3 लेयर ऑफ, मतलब ये जो हमारी छन्नी है ये 3 लेयर की छन्नी है। समझ आ रहा है कि नहीं? 3 लेयर्स की छन्नी है बिटवीन दीज 2 लेयर्स। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ जी बोलो। हाँ बोलो। हेलो। यस सर, क्लियर है। अरे सबका जवाब, लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हो क्या? माइक ओपन करने में, कीर्ति आज आवाज ही नहीं आ रही है इसकी, कविता, भव्या कहाँ गायब है पता नहीं। देखो एक और चीज है जो यहाँ फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है, एंड विच इज, आप देखो हमने ये डिस्कस किया था कि जो ये एपिथेलियम है बोमेन्स कैप्सूल का, ध्यान से सुनना, ये जो एपिथेलियम है बोमेन्स कैप्सूल का, एपिथेलियल सेल्स है यहाँ पर कुछ। कौन बताएगा उन एपिथेलियल सेल्स जो हैं बोमेन्स कैप्सूल में, बोमेन कैप्सूल की जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनको क्या नाम देते हैं, इनर वॉल में जो होती है, अभी डिस्कस किया था ना, एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, क्या बोलते हैं उनको, एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, जो कि इनर वॉल में प्रेजेंट है, क्या बोलते हैं उनको, बताओ जल्दी। पोडोसाइट्स। राइट, पोडोसाइट्स, था ना। पोडोसाइट्स कहाँ डिस्कस किया था, देखो कहीं पे होगा, कहाँ पढ़ा था, ये रहा।
कि भाई इनर वॉल ऑफ बोमेन्स कैप्सूल में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिनको पोडोसाइट्स बोलते हैं, जो अरेंज्ड हो जाते हैं टू फॉर्म अ फिल्ट्रेशन स्लिट और स्लिट पोर्स। इसी इन्हीं स्लिट पोर्स की मदद से तो जो सब्सटेंसेस हैं प्लाज्मा में जो है वो फिल्टर होके कहाँ आ जाएंगी, कहाँ आ जाएंगी, बोलो। बोमेन्स कैप्सूल में। बोमेन्स कैप्सूल में आ जाएंगी, ठीक है। स्लिट पोर्स बनाएंगे, यही हमने डिस्कस किया था कि ये जो पोडोसाइट्स हैं इस तरह से अरेंज्ड होते हैं एंड दे आर अरेंज्ड टू फॉर्म स्लिट पोर्स, ठीक है। अरेंज टू फॉर्म स्लिट पोर्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे बात करते हैं। आगे हम अगर बात करें तो यहाँ पर क्लियर ब्लड आया है, पूरा, है ना। क्लियर हम लोगों का क्या है, ब्लड आया है। अच्छा, जो ब्लड आया है, ध्यान से सुनना, जो ब्लड आया है उसका अपना एक, क्या बोलते हैं, आपको पता है कॉम्पोजिशन होता है ब्लड का, अपना एक कॉम्पोजिशन होता है कि नहीं। तो जो भी ब्लड यहाँ पर ग्लोमेरुलस में होगा, जो भी ब्लड यहाँ पर, ये ध्यान से सुनना। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो भी ब्लड होगा वो बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई प्रेशर लगा रहा होगा कि नहीं लगा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर स्लिट पोर्स अवेलेबल है तो लगा रहा होगा। हाँ भैया। हाँ, अब जल्दी जल्दी रिप्लाई करते जाना। यहाँ पर जो ब्लड है वो एक प्रेशर लगाना शुरू करेगा, ठीक है, बाहर निकलने के लिए। उस प्रेशर को आप बोलोगे क्या, ये दिख भी रहा है रेड वाला जो प्रेशर है, ये देखो इन्होंने बनाया हुआ है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक या ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर। इसको आपने क्या नाम दे दिया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर बोल देते हैं इसको। ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलर, इसको बोल दिया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर, या ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर बोल दो, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोल, कुछ भी, ठीक है। मैं इन शॉर्ट इसको लिख दे रहा हूं GFP, चलेगा, चलेगा ना। अच्छा, ये GFP कितना होता है, ये GFP होता है, GFP होता है 55। प्रेशर हम नापते हैं यहाँ पर MM मरकरी से, ठीक है, MM मरकरी से। एक प्रेशर पता है इधर से भी लग रहा है, इधर से लग रहा है ऑपोजिट, बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल एक ऑस्मोटिक प्रेशर लगा रहा है इस साइड में, अगर आप देखो इसमें भी तो कुछ फ्लूइड होगा, वो ऑपोजिट प्रेशर लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है एक, यस सर। हाँ भैया। इसको यहाँ पर ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर लिखा है, इसको हम लोग बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। जो बोमेन्स कैप्सूल लगा रहा है उसको बोमेन्स कैप्सूल बोल रहे हैं। तो बोमेन्स कैप्सूल ऑस्मोटिक प्रेशर लगा रहा है विच इज अपोजिंग द, जो किसको अपोज कर रहा है, किसके खिलाफ है वो, बताओ। GFP के। हाँ, सॉरी, ब्लड ब्लड सॉरी, ब्लड ही है ये, ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है इसको थोड़ा समझो, ठीक है। ब्लड ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, तो ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर ये है कि आप देख रहे हैं कि जो ब्लड वेसल से ब्लड आ रहा है इधर, ब्लड नहीं आ रहा है सॉरी, प्लाज्मा से, ब्लड वेसल में प्लाज्मा प्रेजेंट है और प्लाज्मा से बहुत सारी सब्सटेंसेस आप देखो वाटर आयंस ट्रेवल कर रहे हैं, और जिस प्रेशर से वो इधर आ रहे हैं, है ना, पॉजिटिव प्रेशर ग्लोमेरुलस लगा रहा है, उसको हमने क्या बोला,
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर, क्या बोला उसे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर, क्या? GFP। जीएफपी। लेकिन एक बात बताओ, इस ये जो हमारा यहाँ पर जो ब्लड प्रेजेंट है उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है? आरबीसी भी होगा उसमें, तो होगा कि नहीं होगा? हाँ भैया। अब ये जो आरबीसी है, क्या ये आरबीसी क्या ये आरबीसी इधर क्रॉस हो सकता है इन छोटे छोटे स्लिट पोर्स से? बड़ा साइज है उसका, क्या वो क्रॉस हो जाएगा? नहीं होगा। होगा क्या? नहीं नहीं। होगा। नहीं होगा। और दूसरा, वो रोकेगा भी, किसको रोकेगा? प्लाज्मा को इधर जाने से रोकेगा। ब्लड का खुद का आरबीसी उस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर के ऑपोजिट जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हाँ। हाँ ठीक भैया। है, तो ये ब्लड सेल्स का जो ऑटमोस्टिक, ब्लड मतलब ब्लड सेल्स का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसको मैं लिख देता हूँ ब्लड सेल्स ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्या ये ऑपोजिट है ब्लड सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर? जीएफपी के ऑपोजिट है कि नहीं है? क्लियर इतना? हाँ भैया, भैया उसके RBC इसको रोक रहा है मतलब। अरे नहीं, आरबीसीज ही तो उस प्लाज्मा को बाहर निकलने से रोक रही है, उसको बोल रहे हैं। ब्लड सेल्स कौन है? प्लाज्मा है या आरबीसी है? RBC। हाँ, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये जो बड़ी बड़ी सेल्स हैं ये उस प्लाज्मा को बोमेन्स कैप्सूल में आने से रोक रही हैं, समझ आया? और वो ऑपोजिट अच्छा। प्रेशर, ठीक है, उस प्रेशर को, जिस प्रेशर से वो आरबीसी रोक रही हैं, किसको किसको रोक रही हैं? प्लाज्मा को GFP। निकलने, जीएफपी को रोक रही हैं। तो ऑपोजिट टू द जीएफपी उसको हम बोलेंगे बीसीओपी, यानी कि ब्लड सेल्स ऑस्मोटिक प्रेशर। इतना क्लियर हुआ क्या? हाँ भैया। हाँ। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, चलो ठीक है। दूसरी बात जो मैं अभी बता रहा था आपको, एक प्रेशर तो इधर से भी लग रहा है, बोमेन्स कैप्सूल भी तो एक प्रेशर लगाएगा ऑपोजिट सेंस में, जब इधर सब्सटेंसेस मूव कर रहे हैं तो लगा रहा है, हाँ या ना? हाँ। अभी बताया था ब्लड, जो कैप्सूल है, ये जो बोमेन्स कैप्सूल है वो भी ऑपोजिट प्रेशर लगा रहा है टू द जीएफपी। तो उसको हमने क्या बोला? उसको हम यहाँ नाम देते हैं कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। उसको हमने नाम दिया कैप्सूलर, लिखा भी हुआ है कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये भी क्या मैं बोल सकता हूँ ऑपोजिट है जीएफपी के? हाँ भैया। तो ये हो गया सी एच पी, ये हो गया सी एच पी, है ना? इसका प्रेशर कितना होता है? ये होता है 15 mmHg। क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ग्लोमेरुलस का, ग्लोमेरुलस में जो भी चीजें प्रेजेंट है उसका बोमेन्स कैप्सूल में जाना, तो हमारे लिए पॉजिटिव चीज क्या है? ग्लोमेरुलस से सब्सटेंसेस का इधर मूव करना, हाँ या ना? बोमेन्स कैप्सूल में। हाँ बोलो। भैया। तो अब जो भी चीज इसको ऑपोज करेगी उसको मैं बोलूंगा वो नेगेटिव है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर पॉजिटिव है। हम्म, बोलो जल्दी। हाँ भैया। ठीक है, स्वेच्छा, कीर्ति, समझ आ रहा है? तो ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो पॉजिटिव है। और ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका मतलब क्या होगा? नेगेटिव। तो कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि वो ऑपोजिट है, किसके ऑपोजिट है? GFP। जीएफपी के। अब यहाँ, अब इसका आपको डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आपको समझ आ गया है कि अगर आपको नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर निकालना तो कैसे निकालेंगे। दिखा, इधर नीचे लिखा हुआ है, देखो, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, जो बाहर बाहर कितना नेट निकल रहा है, मतलब ये सब प्रेशर लगाने के बाद भी कि भाई जीएफपी बाहर आना चाह रहा था, मतलब ग्लोमेरुलर का जो फिल्ट्रेशन है वो बाहर आना चाह रहा था, लेकिन उसको अपोज किया ब्लड में जो सेल्स हैं उसने, उसको अपोज किया बोमेन्स कैप्सूल में जो प्लाज्मा है उसने। ब्लड सेल्स ने जो अपोज किया उसको बोला ब्लड सेल्स ऑस्मोटिक प्रेशर, कैप्सूल ने जो अपोज किया उसे बोला कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो उन सब को लांघते हुए
जो बाहर निकलेगा वो होगा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। अब आपसे क्वेश्चन आता है निकालो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर निकालो, तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा? जीएफपी। जीएफपी में से क्या माइनस कर दें? बीसीओ ब्लड ऑक्सीजन प्रेशर और और कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। माइनस कर दें तो नेट आ जाएगा। ब्लड कितना था? ओ सॉरी, ग्लोमेरुलर कितना था? 55। 55 बीसीओपी कितना जा रहा था? 30। 30 और सीएचपी है 15। कितना आएगा नेट? 10। 10। तो जीएफपी आया आपका 10 mm मरकरी। ये 1.3 किलो पास्कल में मत जाना, अपने को mm मरकरी में पूछता है ये, ठीक है? समझ आया कि नहीं? हाँ भैया। yes, इतनी मैथ समझ आ रही है? थोड़ी सी मैथ्स में और जाएंगे। देखो, जो ब्लड का इधर फ्लो होता है, थोड़ी सी मैथ्स और पढ़नी है इधर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो जो ब्लड का इधर फ्लो हो रहा है वो किस रेट में हो रहा है? रेट मतलब टाइम। जब भी रेट आ जाता है मतलब अपॉन में टाइम आ जाता है। तो ये जो फ्लो ऑफ ब्लड हो रहा है ना, ये किस रेट में हो रहा है? फ्लो ऑफ ब्लड किस रेट से हो रहा है? फ्लो ऑफ ब्लड हो रहा है इस रेट से, 1100 से 1200 ml पर मिनट। इस रेट से ब्लड फ्लो कर रहा है, इस रेट से ब्लड फ्लो कर रहा है। लेकिन हमें हमें ब्लड से तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि फिल्ट्रेशन पूरे ब्लड का होगा, या हमें प्लाज्मा से चीजें चाहिए? किससे चाहिए हमें चीजें? प्लाज्मा से चाहिए। प्लाज्मा से। प्लाज्मा से चीजें, सब्सटेंसेस जो है वो प्लाज्मा से आनी चाहिए। तो जो फ्लो ऑफ प्लाज्मा होगा, अच्छा ब्लड में प्लाज्मा कितना होता है? 55%। हाँ वेरी गुड, 55%। तो जो प्लाज्मा का जो फ्लो होगा वो 55% होगा। किसका 55% होगा? ब्लड का। ब्लड अगर 1100 1200 जा रहा है, तो प्लाज्मा का प्रेशर, प्लाज्मा का फ्लो क्या होना चाहिए? 650 मान लो, 650 ml पर मिनट। लॉजिक बना रहा है कि नहीं बना रहा है? yes, लेकिन जितना भी प्लाज्मा में जैसा भी फ्लो कर रहा है, क्या आपने देखा बहुत सारी चीजें अपोज करती हैं और बहुत सारी चीजें प्लाज्मा से आ भी नहीं पाएंगी? देखो, ब्लड में से तो ब्लड सेल्स तो आएंगे ही नहीं, सीधी सी बात है। ना तो डब्ल्यूबीसी आएगा ना तो आरबीसी आएगा। लेकिन प्लाज्मा में बहुत सारे ऐसे प्रोटीन है, वो भी इस स्लिट पोर को, जो हम बात कर रहे हैं पोडोसाइट्स जो बना रहा है, क्या उसको क्रॉस कर पाएगा? नहीं, उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो जो जो ग्लोमेरुलर से जो फिल्ट्रेशन निकल पाएगा, ठीक है, उसको बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। दोबारा बताना। एक सेकेंड। ग्लोमेरुलर से जो चीज निकलेगी, क्या वो 650 निकल जाएगा क्या? प्लाज्मा में जितना है सब न- कुछ। नहीं। 1100 और 1200 से तो निकलने का, 1100 1200 निकलने का तो मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि उसमें ब्लड सेल्स भी है। ठीक है, लेकिन प्लाज्मा जो है वो 650 है। ठीक है, 650 ml पर मिनट जा रहा है। तो क्या 650 का 650 निकल जाएगा? मैं ये पूछ रहा no नहीं। sir, हूँ। 650 का 650 नहीं निकलेगा, कम निकलेगा। ठीक है, कितना कम हो जाएगा? इट विल बी अराउंड 125। देखो कितना कम, 125 ml पर मिनट। समझ आया? दिस इज योर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये 125 ml पर मिनट होता है। समझ आया? 125 ml पर मिनट होता है। और 125 ml पर मिनट अगर जीएफआर बन रहा है, तो इसको मैं अगर कैलकुलेट करूं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो इट बिकम्स 180 लीटर्स पर डे। बनेगा? सिंपल मैथ्स है, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वैसे याद रख लो। कर भी सकते हो, कोई सा मुश्किल थोड़ी है। कुछ मुश्किल है इसमें? नहीं बोलो। भैया। समझ आया जीएफआर कितना होता है?
180 लीटर पर डे आपका फिल्ट्रेट बन रहा है, 180 लीटर। लेकिन एक बात बताओ, एक बात बताओ, क्या 180 लीटर यूरिन सिक्रीट करते हैं हम लोग? नो। नहीं। नहीं, है ना? 180 लीटर यूरिन समझ रहे हो? 180 लीटर मतलब आपके घर में जो छत में जो टंकी लगी हुई है वो 500 लीटर की होती है, ठीक है? 500 लीटर की होती है, 500 लीटर की होती है ना, तो वो 500 लीटर की होती है, उसका आधा से थोड़ा सा कम, समझ रहे हो? तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका बहुत सारा अमाउंट हम क्या करते होंगे, इसका मतलब इसका बहुत सारा अमाउंट 180 लीटर ये जो है, इसका बहुत सारा अमाउंट क्या होता होगा, दोबारा से रीअब्सॉर्ब कर लेते होंगे हम, हाँ या ना? जो भी चीजें बोवेन्स कैप्सूल यानी कि रीनल टिब्यूल में आई हैं, उन सब को हम क्या करते होंगे, रीअब्सॉर्ब करते होंगे, हाँ या ना? जो भी फिल्ट्रेट बना है उसका 99% ऑफ द फिल्ट्रेट, 99% of the filtrate is reabsorbed, reabsorbed. 99% of the filtrate is reabsorbed. Only, only 1% is converted into, only 1% is converted into urine. इसी वजह से देखते हो जो हम यूरिन सिक्रीट करते हैं दैट इज अराउंड 1.5 टू 1.8 लीटर्स पर डे। फिल्ट्रेट कितना बन रहा था? फिल्ट्रेट कितना बन रहा था? 180 लीटर। 180 लीटर एक दिन में। और हम यूरिन एक्सक्रीट आउट कितना कर रहे हैं? 1.5 लीटर। 1.5 to 1.8। 1.5 टू 1.8 लीटर, यानी कि 99% हम रीअब्सॉर्ब कर रहे हैं। अब यही कहानी है यूरिन फॉर्मेशन की, जो चलती है कहां से कहां। यूरिन फॉर्मेशन की जो कहानी है वो बस इतनी है कि आपको इस फिल्ट्रेट से, फिल्ट्रेट तो यहाँ बन गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हुआ सबसे पहले, उससे फिल्ट्रेट बन गया। फिल्ट्रेट बन रहा है 180 लीटर पर डे। आपको 99% जो है वो रीअब्जॉर्प्शन करना है ना। फिल्ट्रेट बन गया, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट घूम रहा है रीनल टिब्यूल में, है ना, घूम रहा है रीनल टिब्यूल में। उसके साथ साथ क्या जा रही है उसके, ये है मान लो रीनल टिब्यूल, ये है रीनल टिब्यूल। रीनल टिब्यूल में जो प्रेजेंट है 180 पर लीटर पर डे से घूम रहा है, उसके साथ साथ क्या चल रही है, इस रीनल टिब्यूल के साथ साथ क्या चल रही होंगी, जल्दी बताओ, क्या चल रही होंगी इसके साथ साथ? कैपिलरीज, कौन सी? पेरिट्यूबुलर। वेरी गुड, पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज। और पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज अगर, पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज, पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज किधर प्रेजेंट होंगी, कौन से वाले नेफ्रॉन में? कॉर्टिकल, 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 कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ज्यादातर नेफ्रॉन कौन से होते हैं, कॉर्टिकल, कॉर्टिकल। है ना? तो इसलिए हमने बात की पेरिटिबुलर कैपिलरीज। वैसे वाजा रेक्टा भी होगा, लेकिन वाजा रेक्टा 15% नेफ्रॉन्स में है। समझ आया कि नहीं? यस सर। आ रहा है समझ? अब देखो, तो यानी कि और हम यूरिन, यूरिन यानी कि फिल्ट्रेट से, फिल्ट्रेट ये जो कहानी है यूरिन फॉर्मेशन की, यूरिन फॉर्मेशन की जो कहानी है ये क्या है? यूरिन फॉर्मेशन की कहानी कुछ और नहीं बल्कि क्या है, फिल्ट्रेट से, फिल्ट्रेट तो बन गया आपका इधर ग्लोमेरुलस में, फिल्ट्रेट से यूरिन बनने की जो दास्तान है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, उसमें दो स्टेप्स अब फर्दर देखने को मिलेंगे। मैंने बोला 180 लीटर पर डे जो है वो रीनल टिब्यूल में ऐसा घूम रहा है, लेकिन 180 पर लीटर पर डे तो नहीं, हम 1.5 लीटर पर डे जो है वो यूरिन एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं, यानी कि 99% ऑफ द फिल्ट्रेट विल बी रीअब्सॉर्ब्ड। और रीअब्सॉर्ब होके किधर जाएंगी वो, रीनल टिब्यूल में जाएंगी या पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, किधर जाएंगी? रीअब्सॉर्प्शन किस किस किधर होगा? कैपिलरीज में जाएगी। कैपिलरीज में जाएंगी, क्योंकि दोबारा उसको रीअब्सॉर्ब करो
रीअब्जॉर्प्शन, इस प्रोसेस का नाम ही रीअब्जॉर्प्शन क्यों है? इस प्रोसेस का नाम रीअब्जॉर्प्शन इसलिए है क्योंकि ये सारी जितने भी फिल्ट्रेट है ना, ये सब जो रीनल टिब्यूल में घूम रहा है, ये पहले कहां पर था? जो भी फिल्ट्रेट यहाँ घूम रहा है, ये सब पहले कहां पर था? कैपिलरीज में। ब्लड में ही, अफरेंट आर्टरियोल से ही तो आ रहा है सब, ब्लड से। और ब्लड का सामान बोमेंस कैप्सूल में आया और दोबारा दोबारा उसको ब्लड में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? दोबारा रीनल ट्यूब्यूल से दोबारा जा रहा है ना वो। हाँ भैया। तो अगर दोबारा जा रहा है तो उसे एब्जॉर्प्शन बोलेंगे या रीअब्जॉर्प्शन बोलेंगे? रीएब्जॉर्प्शन। तो इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस सेकंड सेकंड स्टेप है, इसको हम बोलते हैं री एब्जॉर्प्शन। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है? बट कुछ चीजें ऐसी भी तो होंगी जो पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज या जो वाजा रेक्टा है या जो ब्लड वेसल्स विच इज मूविंग अलोंग विद द रीनल ट्यूब्यूल, जो कि वेस्ट होंगी, जैसे यूरिया या बहुत सारी वाटर मॉलिक्यूल या कुछ भी ऐसा जो वेस्ट होगा, होगा कि नहीं होगा? उसको जाना चाहिए, उसको सिक्रीट होना चाहिए। कहां से कहां? पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज से कहां? रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? सिक्रीशन। समझ आया? और जब रीअब्जॉर्प्शन सिक्रीशन, पहला स्टेप क्या था इधर? फर्स्ट स्टेप वाज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। समझ आया कि नहीं? फर्स्ट स्टेप वाज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिससे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिससे फिल्ट्रेट बना। वन मतलब जो यूरिन अभी तक नहीं बना है उसमें से बहुत सारा रीअब्जॉर्प्शन करना है, उसमें बहुत कुछ सिक्रीशन करना है, तो उसको फिल्ट्रेट बोल रहे हैं। फिर फाइनली रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन हो जाने के बाद वही फिल्ट्रेट क्या बन जाता है? यूरिन। समझ आया? यस सर। यूरिन, यूरिन में क्या चीजें होंगी? वेस्ट चीजें होंगी। यूरिन विल कंटेन एक्सक्रीटेड सब्सटेंस, जिसका एक्सक्रीशन करना है, ठीक है? और फिल्टर्ड एज रिजल्ट, ये जो पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज हैं इनमें जो ब्लड है, इसमें क्या होगा? ब्लड, ब्लड ब्लड कंटेन्स reabsorbed substances, reabsorbed substances। समझ आया कि नहीं? ना समझ आया? हाँ। ठीक है, इतना क्लियर है। इसमें और भी चीजें हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे और डेप्थ में, ठीक है? और इसको हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों का अभी थोड़ा सा ब्रेक देते हैं। आप लोगों के पास ब्रेक है, पूरा ब्रेकफास्ट वगैरह कर लो। आपके पास टाइम है 9:30, डॉट 9:30 हम कल क्लास शुरू करेंगे, ठीक है? समझ आया? भैया। एक क्यों घंटे का भैया? ब्रेक, 9:30, ठीक है? निपटाना है ये चैप्टर आज। 9:30 से 11 बजे तक क्लास है, ठीक है? छुट्टी। नहीं, राधे। ये गलत बात है। चलो, राधे राधे। कल धोखा हो छुट्टी गया। सर। ये कल आपने क्यों छुट्टी दी थी, ये बताओ पहले तो। आपकी लिखो गलती है भैया। भैया। खुद छुट्टी देते हो फिर पूरा हमारा शेड्यूल खराब कर देते 9:30 से 11 क्लास है, ठीक है? 1 घंटा दिया ना ब्रेक, मस्त रहो, ठीक है? 24 घंटे का चाहिए। मिलेगा मिलेगा, ठीक है? चलो अभी बाय।